अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्जा। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमडी कैट फिजिक्स। तो मेरा नाम डॉक्टर हसन है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एमडी कैट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यू कैन स्टिल, ठीक है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप लेट हो गए तो ऐसा नहीं है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास ये देख लो कि हमारे पास जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। फिजिक्स का जो पार्ट है वो 20% पार्ट है, ठीक है। 20% पार्ट जो है हमारे पास फिजिक्स का है, यानी कि 180 में से 36 क्वेश्चंस आपके पास फिजिक्स में आएंगे। कितने आएंगे? 36 आउट ऑफ 180। 36 एक बहुत बड़ा नंबर है, इट्स स्टिल, ठीक है। तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जहन में रखना। ये आपका बनता है तकरीबन 20%। अच्छा, इस 20% जो सवाल 36 क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है कि हमारे पास 75% या 70% जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो हमारे पास मॉडरेट लेवल के होंगे। 70% जो होंगे वो हमारे पास मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि मीडियम, ठीक है। 15% हमारे पास बहुत ही ईजी होंगे। 15% बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, मतलब सिंपल। और 15% जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं हार्ड। अब यूजुअली होता क्या है? यूजुअली होता ये है कि हमारे पास जो इजी क्वेश्चंस हैं और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, बच्चे ये तो कर लेते हैं, ये और ये तो कर लेते हैं। मसला आता है बच्चों को हार्ड क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अब देखो, मैं खुद डाउ में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों में किस तरीके से नंबर से, एक एक नंबर से लोगों का डाउ में एडमिशन नहीं होता, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा होता। तो यही वो मार्क्स होते हैं 15% जो आपका मेरिट बना रहे होते हैं, क्योंकि इजी और मॉडरेट तो सबने किया हुआ होता है, ऐसा ही है ना भाई। तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे कि हाँ, किस तरीके से हम उनको गलती नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो हार्ड क्वेश्चन सही कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो आप जो है वो बर्नआउट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपसे सवाल नहीं हो रहा पेपर में, तो आप 1-2 मिनट का ब्रेक लो और फिर आप करो, तब ताकि आपका जहन फुल चले, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसको हम सिंपली वेक्टर्स का चैप्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 3 टॉपिक्स हमारे पास वेक्टर के चैप्टर के अंदर आएंगे। एक है हमारे पास सिंपल रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने का टॉपिक, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का टॉपिक। इससे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 3 टॉपिक्स हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हमारे पास वेक्टर्स से आएंगे, ठीक है। ये जहन में रखना। अब मजे की बात, अगर आप पिछले पास पेपर्स उठा के देखें वेक्टर्स के, तो आपको उसमें एक बहुत सारे तरह के क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन उन सारे टॉपिक्स में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वेक्टर्स के, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल जो आते थे वो रिजल्टेंट फोर्स के आते थे, डॉट प्रोडक्ट के आते थे, क्रॉस प्रोडक्ट के कम आते थे। डॉट प्रोडक्ट और रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आते थे। तो उन्होंने, और क्रॉस प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने तीनों मेन इंपॉर्टेंट ही सिर्फ आपके वेक्टर्स के पार्ट में रखे हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो मतलब कि आप इसमें से भी कुछ छोड़ दें, ठीक है। इन सबसे एक एक सवाल आराम से बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका किस तरह सवाल बन सकता है। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स वाले सवाल की बात करूं, तो रिजल्टेंट में हमारे पास सिंपल सवाल आ सकता है कि आपके पास एक एक्स कंपोनेंट दिया है, एक वाई कंपोनेंट दिया है, आपको निकालने को दिया जा सकता है। दूसरा बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका सम बताओ, और वो जो है किसी ना किसी एंगल पे आपस में। तो उनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही ना भाई, ये वो फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, प्लस में हमारे पास प्लस ए भी आता है और माइनस में हमारे पास माइनस ए भी आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं रिजल्टेंट के लिए। और दूसरा सवाल आपसे इस तरीके से भी आ सकता है कि हमारे पास जो है वो सिंपल 2 फोर्सेस हैं और दोनों आपस में 90 डिग्री में। जब 90 डिग्री होते हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट एफ एक्स स्क्वायर, या सिंपली जो भी आपका वेक्टर है, वेक्टर 1, और दूसरा आपका एफ वाई का स्क्वायर, तो दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो ये इससे सवाल बड़े इजीली आते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे पास एमकेट की तारीख में सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आए हैं,
ठीक है, क्योंकि इसके सवाल बहुत मजेदार होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को बनाने में भी बड़ा मजा आता है इसके सवाल। अब इसमें सिंपल डॉट प्रोडक्ट के दो तरीके के सवाल आते हैं। एक, अच्छा पहले तो हम देख लें डॉट प्रोडक्ट निकलता है किस तरीके से। अगर तो आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप सिंपली मतलब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर्स का, ठीक है, कि एक वेक्टर है उसकी उसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो आप सिंपली उसको आप ए बी कॉस थीटा से निकालते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास जो सवाल आता है वो आता है कि अगर आपको वेक्टर्स आई जे और के की फॉर्म में दिए हो, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और वेक्टर बी है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 2k, ऐसे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इन दोनों को आप इनको मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल ए बी सिंपल आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आप जो है इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हो, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हो, और के को के से मल्टीप्लाई करते हो। तो आप सिंपली ए डॉट बी जो है वो इस तरीके से करते हो कि वेक्टर ए लिखा आपने, फिर डॉट करके वेक्टर बी लिखा, और उसके बाद आपने इसको आपस में आई को आई से, जे को जे और के से मल्टीप्लाई करा दिया। इस तरीके का सवाल आपके पास आता है, और इसमें बहुत तरीके से आपसे आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। बाज़ औक़ात आपकी एंगल की नॉलेज टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल है, फॉर एग्जांपल वो ये है कि हमारे पास जो है वो वेक्टर ए बी जो है, ठीक है, वेक्टर ए बी का जो सम है वो इनके इनके जो सम है उससे हाफ आ रहा है, यानी कि मतलब मिसाल देता हूँ, इसको मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला कि भाई वेक्टर ए जो है वो 2 है, वेक्टर बी जो है वो 1 है। ठीक है, वेक्टर ए 2 है, वेक्टर बी 1 है, और इनका जो सम है यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो ए डॉट बी की वैल्यू आ रही है। अच्छा इसको मैं प्रॉपर ही कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। वेक्टर ए हमारे पास है 2, वेक्टर बी है हमारे पास 1, और ए डॉट बी का जो आंसर आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। सही है, तो बताओ उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा। तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे, ए बी बराबर है, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, लेकिन अगर मसला ये है कि अगर आपको एंगल निकालने को दे दिया है तो आपको एंगल निकालने के लिए फिर कॉस को सेट पे भेजना पड़ता है, और कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ऐसा ही है ना। तो आपकी यहाँ एंगल की नॉलेज चेक की होती है, तो आपको ये होता है कि यार हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ए और बी का तो आंसर 2 आ रहा है, सही है, ए और बी का आंसर 2 आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारा आंसर जो है इन दी एंड 1 है, ऐसे ही ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 2 कैंसिल हो जाए, अपॉन में 2 होना जरूरी है उसके लिए, ऐसे ही ना, अपॉन में 2 होगा, यानी कि हमारे पास 1/2 वैल्यू आनी चाहिए कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, आपको ये देखना है। आपकी नॉलेज ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 जब आती है जब हमारे पास एंगल होता है, कितना होता है भाई एंगल, आप अब सिंपल हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो cos की 30, 45 और 60 की वैल्यूज होती हैं, सही है ना। 60 और 0 और 1 पे तो हमें पता ही है, 90 डिग्री पे हमारे पास ये 0 हो जाता है, 90 डिग्री पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, और 60 डिग्री पे होता है 0.5 जो कि बराबर होता है 1/2 के, 45 पे हमारे पास ये हो जाता है 0.707 जो कि बराबर होता है √2/2 के, और ये 30 डिग्री पे हमारे पास हो जाता है 0.866 के जो कि बराबर होता है √3/2 के। ये सारे फ्रैक्शंस याद रखना, ये बहुत काम आएंगे तुम्हें आगे जाके। ठीक है, इससे तुम्हें प्रोजेक्टाइल में भी सवाल आएगा, इससे जहां जहां एंगल लग रहा है वर्क पावर एनर्जी में और कहीं जहां पे भी एंगल लग रहा है वहां पे काम आते हैं। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो वो तो तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो आसान है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पास पेपर में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल आपसे सवाल आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं आता, या तो आपसे सिंपली बोलते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, अब ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं अपने मेरा वेक्टर्स पे लेक्चर डाला हुआ यूट्यूब पे हमारे स्टडी सॉल्यूशंस के पेज पे, तो तुम जाके देख सकते हो, पूरा वेक्टर्स का लेक्चर है। ठीक है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल कोई इतना मुश्किल नहीं आता। सिंपल याद रखो कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारे पास उसी पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हमें बस इसको मेन चीज याद रखनी है, इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं दे रहा हूँ। मेन जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमारा डॉट प्रोडक्ट था और हमारे रिजल्टेंट का सवाल। ठीक है, इसके तुम पोर्टल पे हमारे बहुत एमसीक्यूज डले हुए हैं, जहां से तुम करना चाहो इसके रिजल्टेंट के और उसके एमसीक्यूज कर सकते हो। एमसीक्यूज कराना हमारा मेन मकसद नहीं था, ये बताना मकसद था कि एंड टाइम पे तुम क्या क्या टॉपिक्स पे फोकस रखो और किस तरीके से रखो। ठीक है भाई, तो वेक्टर्स के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। अब आ जाओ अपने मेन चैप्टर पे जो कि है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट, मतलब ये हमारे पास इसके अंदर काइनेमेटिक्स भी आ जाता है, इसके अंदर डायनेमिक्स भी आ जाता है, और इसके अंदर प्रोजेक्टाइल भी आ जाता है, सही है ना। तो इन सबको हम थोड़ा सा अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो हमें क्या दिखाता है। काइनेमेटिक्स वाला जो इसके अंदर पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उससे जो सवाल आते हैं ना वो दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सवाल आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सवाल आते हैं इस, और एवरेज के सवाल तो ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए काइनेमेटिक्स में, वो है आपके पास ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे तरीके के सवाल लातादाद सवाल बन सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे वो पूछ सकते हैं, भाई हमारे पास अगर मैं किसी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करूं तो उसका जो स्लोप बनेगा वो हमें क्या शो कर रहा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या क्या देता है हमें स्लोप, तो आप बोलोगे भाई हाँ वो एक्सेलरेशन देता है। इसी तरीके से जो उसका जो हमारे अच्छा स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो ग्रेडियंट के नाम से भी पूछा जाता है। और दूसरा बोलते हैं कि भाई एरिया, जो एरिया अंडर द ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, तो आप बोलोगे हाँ वो डिस्प्लेसमेंट देता है हमें, ऐसे ही ना भाई। तो अब ये सारी चीजें, ग्राफ का लेक्चर भी मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्रॉपर फ्री डाला हुआ है, जाके देख लो, थोड़ा सा आधे घंटे का लेक्चर है, लेकिन उससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी 2x पे देख लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। ग्राफ्स के सवाल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस तरीके के आते हैं। तीसरा जो, अब देखो फिजिक्स में ना 2-3 तरीके के सवाल आते हैं, मैं बार बार बताता हूँ और अभी बार बार बोलता रहूंगा। या तो आपसे न्यूमेरिकल या इन्फॉर्मेशन आपकी टेस्ट करेंगे, जैसे ये जो सवाल है ये इन्फॉर्मेशन बेस है, नॉलेज बेस है। इन नॉलेज बेस में हमारे पास एक तो डेफिनेशन और इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, दूसरा आपसे पूछे जाते हैं यार या तो यूनिट बताओ मुझे किसी चीज का, या तो यूनिट बताओ, या तो मुझे किसी चीज की डायमेंशन बताओ, किसी भी चीज की आपसे डायमेंशन पूछ ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपसे सवाल आते हैं, ये तो नॉलेज बेस होगा ना, नॉलेज बेस के अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में इस काइनेमेटिक्स के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, और वही आपको करनी है मेन, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन के सवाल। क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये छोड़ दूं, मुझे मुश्किल लग रही है और मेरा एमकेट निकल जाएगा, तुम वो भूल भूल में, ठीक है। मुश्किल होता है कि अगर पेपर में बहुत बहुत रेयर होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल ना आए, आता ही आता है किसी ना किसी तरह, ठीक है, घूम घुमा के वो देते ही हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तो आपको याद है, ठीक है। इसमें इसी इसी के अंदर एक और सवाल आता है कि nth सेकंड पे वेलोसिटी डिस्टेंस बताओ कि उसने गाड़ी ने कितना कवर किया है। सवाल क्या, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। गाड़ी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि वी उसकी 0 है, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई 5th सेकंड के अंदर गाड़ी डिस्टेंस कितना कवर करेगी। 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड के लिए आप सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो अगर आपको ये डेटा दिया है, ठीक है। और उसके आप सिंपली आप वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर सकते हो। यहाँ पे वो नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे वो नहीं लगेगा। ये सवाल है सिर्फ 5th सेकंड के अंदर आपसे क्या सवाल पूछा, या 4th सेकंड के अंदर या 3rd सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिख लो अपने पास। वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है वी आई प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ये जो सवाल, ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूजुअली आपको ना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इससे सवालात पास पेपर में बहुत आए हैं। तो ये चीज ना इसको जहन में रखना, इसको भूलना नहीं, ये याद करके जाना अगर किसी ने याद नहीं किया, ठीक है। तो ये सवाल, ये जो फॉर्मूला है गोल्डन फॉर्मूला है, तो इसको जो है वो लिख लेना अपने पास। अच्छा जी, तो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स का जो पार्ट था ना, उसके अंदर से यही चीजें आने वाली हैं। अब आ जाओ डायनेमिक्स के अंदर, बल्कि इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल का पार्ट पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल के अंदर हमसे क्या पूछे जाते हैं, लिख दूं मैं, प्रोजेक्टाइल। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं। प्रोजेक्टाइल के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो सवाल आता है प्रोजेक्टाइल की अजम्पशन का सवाल। आपसे प्रोजेक्टाइल की कोई भी अजम्पशन पूछ सकते हैं कि यार आपको अजम्पशन याद है प्रोजेक्टाइल की, उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सी प्रोजेक्टाइल की अजम्पशन नहीं है, या इनमें से कौन सी प्रोजेक्टाइल मोशन की अजम्पशन है, यानी कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मोशन ऑफ अर्थ जो है वो इफेक्ट नहीं करता हमारे प्रोजेक्टाइल को, और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, ये सब। और इसके नतीजे में जो चीजें होती है वो भी याद रखनी है आपने, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है, सही है ना। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर पहुंचने के बाद, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ वी एक्स के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वी वाई ऊपर पहुंच के जीरो हो जाती है, एच मैक्स पे हमारे पास
मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, वी वाई है, यानी कि वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी वो जीरो होती है, एक्स एक्सिस की फिर भी होती है। ये सवाल भी पास पेपर में पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद प्रोजेक्टाइल अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल पहुंच गया है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी, पॉइंट प्रोजेक्टाइल के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी होती है, सही है। लेकिन हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं वेलोसिटी की, हर पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, सिर्फ ये वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी बिल्कुल एक्स एक्सिस में होती है, सिर्फ ओनली वी एक्स है इस पॉइंट पे, वी वाई जीरो हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल ये सवाल पूछते हैं। दूसरा आपको ये पता है कि हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो मैक्सिमम किस पॉइंट किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेंज का सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि भाई एट विच एंगल, यानी कि एंगल क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी जहन में रखना कि हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल जो है वो मतलब इससे जो है वो बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। और एक और रिलेशन होता है जो कि बच्चों को पता नहीं होता, जो बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उससे सवाल बहुत आते हैं, वो ये है कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। तो वो होता है डिवाइड बाय 4 का, यानी कि हमारे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 4 का ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रेंज को डिवाइड बाय 4 करोगे तो हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो 40 मीटर है, ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट होगी वो उसकी 4 टाइम्स कम होगी, यानी कि 10 मीटर्स होगी। ये इस तरीके के सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेन इसके फॉर्मूलाज हैं, जो 3 फॉर्मूलाज हैं, यानी कि हमारे पास रेंज, हाइट, टाइम के जो फॉर्मूलाज हैं, इससे डायरेक्ट डायरेक्ट भी सवाल पूछ लेते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट सवाल आता है ना, मिसाल के तौर पे आपको वेलोसिटी दे दी और आपको दे दिया कि इसका एंगल बताओ, और ग्रेविटी तो आपको पता ही है, तो बोलते हैं भाई इसकी जो है वो रेंज बताओ, मतलब एंगल दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, यानी कि मैं लिख देता हूँ डेटा कि आपको फॉर एग्जाम्पल को वी नॉट दे दिया है 90 मीटर पर सेकेंड, सही है, और आपको इसके साथ साथ आपको इसका एंगल भी दे दिया है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, और पूछा हुआ इसकी बताओ रेंज क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से पूरी वैल्यूज डालनी पड़ती है कि हमारे पास रेंज बराबर होती है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखोगे अपॉन जी, इस तरीके से सॉल्व करके तुम पूरा जो है वो जी की वैल्यू जो 9.8 तुम डालोगे, या 10 भी कर लो, तो इस तरीके से तुम्हें प्रॉपरली जो है ना वो पूरा सॉल्व करने को भी आते हैं सवाल, रेंज का भी आता है, हाइट का भी आता है, और टाइम का भी आता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो जहन में रखना, ये चीज मिस नहीं करना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के हमने मेजोरिटी सवाल हमारे पास इसी तरीके से आते हैं। अच्छा जी, और आगे देखते हैं हमारे पास, अब आ जाओ डायनेमिक्स पे। जो फोर्स एंड मोशन में ही जो डायनेमिक्स का पार्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ वो है हमारे पास, वो हमारे पास है मोमेंटम का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल, मैं मुझे तो गट फील आ रही है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन, ये लिख लो अपने पास कि इसके तरह तरह के सवाल आते हैं कि एक बॉडी है जो कि दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है, या दो बॉडीज मिलकर एक बॉडी बना रही हैं, या एक बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो उनके दोनों पीसेस में से एक पीस की वेलोसिटी दी हुई है तो दूसरे पीस की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। इस तरीके से डिफरेंट सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है वो है आपके पास न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के 2 से 3 साल में कोई खास सवाल दिखे नहीं है, लेकिन आप उसको उसके अंदर जो है ना बेसिक जो एफ इजिकल्स टू एम ए वाली इक्वेशन है, जो सेकंड लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात जहन में रखना, ठीक है। इसका सवाल आ सकता है। फर्स्ट लॉ का सवाल इतना कुछ खास नहीं आता क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और थर्ड लॉ का भी नहीं आता, ठीक है। तो हम ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। उसके अलावा कोलिजन कोलिजन का सवाल जो है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, यानी कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में जो फ़र्क है वो क्या है, ठीक है। कोलिजन्स की टाइप्स, यानी इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये दो कोलिजन जो है इसके इसके अंदर क्या फ़र्क होता है भाई। एक के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है मोमेंटम के साथ, सही है ना। तो दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं। तो ये सारे इसके तो बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है ना
वैसे यूजुअली होता है कि ये इजी क्वेश्चन में शुमार होता है इनका, ये जो सवाल होते हैं ये इजी होते हैं, तो ये तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, इजी में आते हैं, ठीक है। जो असल जो सवाल होता है ना, ये वो सवाल होता है जो बच्चों को मेरिट बनाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल, ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ठीक है। तो डायनामिक्स भी देख लिया हमने, और इसके अलावा फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन का सवाल भी आता है भाई, फ्रिक्शन का सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट, हालांकि अच्छा मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारा जो सिलेबस है एमकेट का, उसमें हमारे पास इतना वो है नहीं फ्रिक्शन का टॉपिक, बल्कि अगर हम एमकेट का सिलेबस देखें ना, तो एमकेट के सिलेबस में प्रॉपरली तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब जो फ्रिक्शन का टॉपिक है वो लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी करना पड़ता है क्योंकि ये इसके सवालात पहले भी इन टॉपिक में इंक्लूड नहीं थे लेकिन आते थे, ठीक है ना। तो आप जो है ये ज़ाहिर है हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सर्कुलर मोशन में पूछ लिया जाता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है भाई। तो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन भी हो गए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब कुछ हो गया। हाँ, इम्पल्स वाला जो पार्ट है ना, इम्पल्स का सवाल भी आता है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर है फोर्स के, सही है। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फोर्स के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो है अब आपको इसके साथ जो है वो ये चीज़ें भी देखनी है, ये छोटे छोटे इसके सवाल जो हैं आपको देखते हुए चलने हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया पूरा का पूरा फोर्स एंड मोशन का पार्ट, बस हमें इतना ही पढ़ना था फोर्स एंड मोशन के अंदर, इससे बाहर जो है ना सवाल नहीं आने वाला, तो ये सारे करके चले जाना। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है हमारे पास चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे देखो कोई साल ऐसा नहीं है कि जिसमें इससे सवाल नहीं आने वाला, हर साल और आगे भी जितने साल है ना उन सब में इससे सवाल आने वाले, ठीक है। तो तुम्हारा एक सवाल तो कम से कम इस चैप्टर का है ही है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक से सवाल अच्छे अच्छे बन सकते हैं। पहले तो सिंपल इनके नामों में जो चीज़ें हैं, वर्क का एक सवाल बन सकता है, पावर का एक सवाल बन सकता है। अब वर्क का सवाल किस तरीके से बनता है, उसमें भी ना क्योंकि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है ना, तो वर्क का सवाल डॉट प्रोडक्ट की तरह बनता है, यानी कि आपको फोर्स दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दी, और आपको बोला है कि मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू दे दी 5 न्यूटन और 10 मीटर, और पूछा हुआ है वर्क बताओ, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास वर्क का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है, वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा के, ऐसा ही ना। तो वो यहाँ पे भी आपकी एंगल की नॉलेज चेक करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 90 डिग्री पे है, तो बताओ वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 0 वर्क होगा, सही है। इस तरीके के सवाल भी बहुत आते हैं, और डिफरेंट तरीके के केसेस भी आते हैं, आपको टाइप्स ऑफ वर्क याद करना जरूरी है, टाइप्स ऑफ वर्क के बहुत सवाल आते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वर्क, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क की बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब ये हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, ऐसे मैंने रफ सा बना दिया ऐसे ही, ये ऊपर जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इसका इंजन जो है इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रही है, बताओ ग्रेविटी की तरफ से इस पर वर्क क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो आपका वेट होता है, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री पे जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं, ऐसा ही है। तो नेगेटिव वर्क हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से आपसे सवाल पूछते हैं। बाज़ औक़ात आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की फॉर्म में दे दिया जाता है, इवन के जब हमारे पास वेक्टर्स पिछले सालों में इंक्लूड नहीं था हमारे एमकेट में, फिर भी हमारे पास इसका सवाल वेक्टर की फॉर्म में दिया जाता था कि हमारे पास फोर्स आ गई, ठीक है। अब आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी फोर्स है, ठीक है, उसकी आई जे और के की वैल्यू है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, उसको आपने मूव कराया है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, अब उनकी वैल्यूज दी हुई है जे और के, तो बताओ उसने वर्क कितना किया। अब ये सवाल जो होता है ना, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि यार ये सवाल कैसे आ गया, यानी कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के दरमियान हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल 2i से 4i पे आ गया, और 3j से -1j पे आ गया, और 2k से 5k पे चला गया, इस तरीके से। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो डेल्टा एस निकालना पड़ता है, यानी कि S2 में से S1 को माइनस करना पड़ता है। जब S2 में से S1 को माइनस करोगे तो आप जो है वो इस तरीके से फिर आपके जो है वो डेल्टा एस की वैल्यू निकलेगी, और डेल्टा एस यानी कि आई से आई को माइनस करोगे, जे को जे से, के को के से माइनस करोगे, तो आपकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी मल्टीप्लाई होगी जाके फोर्स की इस वैल्यू से, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई होगी,
क्योंकि आपकी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो भी आई जे और के की फॉर्म में आएगी, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। और बाज़ औक़ात आपको सिंपल एस की वैल्यू दे दी जाती है कि हाँ भाई उसने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कराई है इतनी, यानी कि फोर्स आपको दे दी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको फॉर एग्जाम्पल आई प्लस जे प्लस 7k, कोई भी वैल्यू आपको दे दी, ऐसी रैंडम वैल्यू दे दी और आपसे पूछा है बताओ भाई वर्क कितना है, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, आई को आई से मल्टीप्लाई कराओगे ऐसे, आई की वैल्यू को आई से कराओगे, जे को जे से कराओगे, के को के से कराओगे ऐसे, ठीक है ना। तो आपका फिर जो आंसर आएगा वो आपका वर्क का से सवाल आता है। वर्क से तो बहुत सवाल आते हैं भाई, ये बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे हमने देख लिया वर्क से ऐसे आएगा। एनर्जी से सवाल क्या आता है? अच्छा एनर्जी से ना, एनर्जी से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है ना वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल आने के चांसेस मोर देन 50% है, या ये कह लो मोर देन 80% है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसके आते हैं। और उसमें आपसे आपके जहन में बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे आने लगती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और मैक्सिमम मिनिमम हाइट पे पहुंच के उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वैल्यूज देख के इनके आंसर देख के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब ये पूछ सकता है कि भाई जब वो 2 मीटर ऊपर होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। टोटल एनर्जी पूछी जाती है, टोटल एनर्जी ये मिला के जो टोटल एनर्जी बनती है ना, अ, तो टोटल एनर्जी का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ये जहन में रखना, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल। अच्छा एनर्जी का सिंपल निकालने के लिए मुश्किल है कि वो देते हैं, यूजुअली इस तरीके से देते हैं, और सिंपल इजी मतलब डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में निकालने को दे सकते हैं, इजी सवाल में आएगा, लेकिन वो मुश्किल सवाल इसमें आएगा, ठीक है। इजी सवाल तो उसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ पावर का सवाल। पावर का सवाल जो आता है वो किस तरीके से आता है? पावर का जो सवाल आता है वो यूजुअली इस तरीके का आता है कि भाई हमारे पास एक मोटर है जो कि पानी को लिफ्ट कर रही है एट अ हाइट ऑफ समथिंग और इतने टाइम में, तो बताओ मोटर की पावर कितनी है। तो जब भी आपका सवाल आएगा ना, क्यों अच्छा पावर के मेन मेन फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा के। एक तो इसमें आप आपसे खेल सकते हो कि यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जिस तरह हम ऊपर वर्क में खेल सकते हैं आपसे वो यहाँ भी खेल सकते हैं। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम, सही है ना। आप वर्क डन अपॉन टाइम में अब आप डिफरेंट चीजें देख सकते हो कि हाँ यार, या तो वो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो mgh अपॉन टाइम हो जाएगा। जो पानी की मोटर का जो सवाल होता है ना कि पानी ऊपर जा रहा है, पंप से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताओ जो है बॉडी है वो उसका जो मास है वो क्या होगा, इस तरीके से जो भी है, ठीक है। पावर मशीन की पावर पूछ सकते हैं कि यार मशीन की पावर कितनी है, उसने उसको डेटा दे दिया आपको कि मास इतना है, उसको इतना पानी उसने इतनी हाइट पे पहुंचाया इतने टाइम में, तो बताओ मशीन की पावर कितनी है, तो आप वॉट में इसका निकालोगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता चुका हूँ कि इनके यूनिट्स पूछते हैं। तो भाई मिसाल के तौर पर एक यूनिट सबसे ज्यादा पूछा जाता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का सवाल जरूर आता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 के जूल के बराबर, ठीक है भाई। तो 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल का मतलब ये, अब सवाल एक तो ये आता है कि किलोवाट आवर की वैल्यू क्या है, एक तो आपसे ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। दूसरा जो सवाल होता है ना वो होता है कि भाई किलोवाट आवर यूनिट किसका है। अब किलोवाट देख के ना, क्योंकि बच्चों को पता है कि वॉट हमारे पास पावर का यूनिट है, तो बच्चे सबसे पहले ये काम करते हैं किलोवाट जो है वो बताते हैं कि हाँ यार किलोवाट आवर जो है ना वो हमारे पास पावर का यूनिट है, और ये लगा के आ जाते हैं। हालांकि ये चीज गलत है। किलोवाट आवर यूनिट है हमारे पास एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ किलोवाट के साथ आवर भी तो आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो ये हमारे पास एनर्जी बन गई, ठीक है। ये जहन में रखना, इसका सवाल इस तरीके से भी आता है। और ये भी ध्यान में रखना कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर हमारे बिजली के बिल के 1 यूनिट के बराबर होता है, इससे भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो पावर का सवाल इस तरीके से आता है। यूजुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, mgh अपॉन टाइम से आने वाला सवाल, मुझे जो लगता है, ठीक है। और उसके अलावा भी आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि पास पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इससे आया, ठीक है। तो पावर हमारे पास ये आएगी, और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एक दो टॉपिक जो है ना हमारे पास वो न्यू भी ऐड हुए हैं, जैसे हमारे पास सिंपली आप कह लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास हम जितना वर्क कर रहे हैं वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर है। तो सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि आप पहले काइनेटिक एनर्जी 1 आपको मालूम होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 2 मालूम होनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तो आप वर्क निकाल सकते हो। तो सवाल आ सकता है। ये क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? वर्क
एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, इसका कोई पास पेपर का पैटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप जो है इसको करना जरूर, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये अब हमने आ गया, और इसमें सिंपल जो है ना आपको एफिशिएंसी भी निकालने को पूछी जा सकती है, मतलब डिफरेंट तरीके से। मिसाल के तौर पर एक इंजन है, वो हमारे पास जो है वो इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और इतनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो बताओ मिसाल के तौर पर एक पानी की मोटर है जिसको मिसाल के तौर पर जो 50% एफिशिएंट है। 50% एफिशिएंट का मतलब ये है कि भाई वो उसको जितनी भी एनर्जी दोगे ना, तो उसका 50% का वर्क करेगी। तो बताओ हमें जो है वो अगर किसी मास को, फॉर एग्जांपल 10 kg मास को किसी हाइट पे पहुंचाना है, तो आप mgh अपॉन टाइम लगाओगे। मास की वैल्यू आपको दे दी 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू आपने 10 लिख ली, हाइट निकाल लिया आपने 10। ठीक है, और आपको टाइम दिया है 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड के अंदर 10 kg के मास को 10 मीटर पर हाइट पे पहुंचाना है, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सिंपल 1000 जूल इसको रिक्वायर्ड, 1000 जूल का इसको वर्क करना है, यानी कि इतना इसको वर्क करना है 1 सेकंड के अंदर, सही है ना? तो यानी कि ये वॉट, इतने वॉट का इसको काम करना है, तो हमें इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जब हमारे पास वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के, यानी कि हमें 1 सेकंड में 1000 वॉट की एनर्जी देनी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो सिर्फ जितनी एनर्जी उसको दे रहे हैं उसके 50% का काम कर रहा है, तो यानी कि अगर हमें 1000 वॉट का काम लेना है तो हमें उसको 2000 वॉट की एनर्जी देनी होगी, यानी 2000 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, 2000 जूल की जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उसमें से वो 50% का, यानी कि 1000 का काम करेगा, और पानी को इस मास को इस हाइट पे पहुंचा देगा 1 सेकंड के अंदर। इस तरीके के सवाल आते हैं आपके अंदर। ठीक है ना? दूसरा आपसे बहुत बेसिक सवाल भी आ सकता है कि यार हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का सवाल आता है। कन्वर्जन यानी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो आप सिंपल बता दोगे कि लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। या हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो है वो फ्यूल के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे हाँ भाई हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इस तरीके की बेसिक कन्वर्जन, ये जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, ये आपको फ्री में नंबर देने के होते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती। लेकिन ये सवाल जो हैं, ये वो सवाल हैं जिसको आप हार्ड क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है भाई, अब आ जाओ हमारे पास हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमारे पास सबसे ज़्यादा सवालात जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे पास इन तीन फार्मूलाज के हैं। वो तीन फार्मूलाज क्या हैं भाई हमारे पास? वो तीन फार्मूलाज हैं, एक तो S इक्वल्स टू आर थीटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, और A इक्वल्स टू आर एल्फा। ये तीन टॉपिक्स के सवालात आपसे सिंपली पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये क्या है भाई? हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। इन सबको आपस में रिलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है? इनको रेडियस से मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, यानी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी से मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन पता करनी है तो मुझे उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आपसे इस फॉर्मूले के, इन तीनों फॉर्मूलाज के सवाल जो है वो आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपसे सिंपली नॉर्मल भी पूछ सकते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो आपसे पूछी जाती है इनके यूनिट्स, यूनिट्स और डायमेंशंस। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे सिर्फ पर सेकंड है, सही है ना भाई? और ये भी पूछते हैं कि भाई इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर एंगुलर, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना इसके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बराबर होती है 2 पाई अपॉन टाइम के, फिर वो बराबर होती है 2 पाई एफ के, जिसकी वजह से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। ऐसा ही है, इसके बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और इसमें आपसे एक सवाल और पूछते हैं कि हमारे पास रिवॉल्यूशंस पर मिनट से, यानी कि आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो आप क्या करोगे? रिवॉल्यूशंस पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो आप सिंपली जो है वो कोई भी वैल्यू दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक पंखा है जो कि 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, तो मुझे अगर उसकी रेडियन पर सेकंड में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है इन रेडियन पर सेकंड, तो आप सिंपली क्या करोगे? उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे 60 से। ठीक है ना? तो आप जो है इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। बहुत सारे सवाल इसके आते हैं आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में, सही है? तो ये जो है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सर्कुलर मोशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर से ये जो मेन मेन टॉपिक है ना, फॉर्मूला आपको याद ज़्यादा नहीं रखना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है सवाल की। ठीक है, यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, किसका क्या यूनिट है। ठीक है, डायमेंशन याद होनी चाहिए। इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि यार वर्क पावर एनर्जी के जो यूनिट्स डायमेंशन हैं, यानी कि पावर की डायमेंशन पूछ लेते हैं, अक्सर पूछा गया है पावर की डायमेंशन क्या है, की डायमेंशन बताओ भाई, तो आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन पूछ सकते हैं आपसे, सिंपल वर्क की पूछ सकते हैं। वैसे एनर्जी और वर्क की एक ही होती है, तो क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है।
तो सर्कुलर के अंदर आपसे एक तो सिंपल ये पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाता है भाई हमारे पास सेंट्रीपिटल से भी रिलेट करके पूछ लेते हैं अक्सर। सेंट्रीपिटल जो टॉपिक है ना सेंट्रीपिटल का, वो एज सच डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, लेकिन सेंट्रीपिटल का जो सवाल है ना वो बड़ा बड़ा कॉमन है, ठीक है। और ये बात इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल की तरफ से जो वर्क होता है वो क्या होता है। सर्कुलर मोशन और वर्क पावर का आपस में रिलेट करके भी बताते हैं। भाई एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ से जो वर्क है वो क्या हो रहा है। अच्छा ये बात भी याद रखो, जब भी कोई बॉडी कोई गाड़ी है मिसाल के तौर पर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होती है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और लेकिन आपसे सवाल क्या पूछते हैं भाई ये फ्रिक्शनल या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ से जो वर्क डन हो रहा है सर्कुलर मोशन में वो क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे जीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है जीरो? क्योंकि हमारे पास अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट देखो तो इस डायरेक्शन में हो रही होती है हर पॉइंट पे, और जो उसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, ऐसे ही ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क होता है वो जीरो होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया हमारे पास। इससे ज़्यादा इसमें सर्कुलर मोशन में सवालात नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आरपीएम और ये सब रेडियन पर सेकंड और इसके सवालात जो हैं सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना v इक्वल्स टू आर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये ज़रूर करना। ये भी याद रखना कि हमारे पास जो है वो 1 डिग्री में जो है वो 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री के। तो 1 डिग्री कितने पाई के बराबर होगा, तो आप 360 को डिवाइड बाई 2 पाई को डिवाइड बाई 360 करोगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आप सवाल जब करोगे तो आपका जो है वो ये वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 4 चैप्टर जो थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। इसके बाद हमारे पास जो है वो मतलब ये फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स है ना ये बात याद रखना, फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स है ना उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं तारीख में। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें मैं अगर मिसाल देता हूँ तो मैं अभी हम आगे जाके सेकंड ईयर के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर के टॉपिक्स में ना हमें कुछ लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करनी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे पास सेकंड ईयर के जो टॉपिक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कोई वो घुमा फिरा के सवाल नहीं देने वाले, वो डायरेक्ट आपको वैल्यू देते हैं कि सेल्फ इंडक्शन की या म्यूचुअल इंडक्शन की या ट्रांसफॉर्मर की ये वैल्यू है, इसका आंसर निकालो। तो एक फॉर्मूला में लग के वो एक आंसर निकलता है वो फॉरन फॉरन, लेकिन यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं प्रॉपर, एक से ज्यादा कितने कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जामिनर को पसंदीदा टॉपिक्स हमारे फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो इस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर न्यू ऐड हुआ है एमडी कैट में, तो बच्चे बड़े घबराए हुए हैं कि सर क्या करें और समझ नहीं आ रहा। तो बेटा कोई घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके पास पेपर्स तुम लोग करोगे, देखो कोई भी सवाल, कोई भी जो हमारे पास क्या कहेंगे इसको, कोई भी चैप्टर है उसके सवालात आप बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप जो है वो मतलब जो है वो सुबह सो के उठे और आपको सारे सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हमारे पास जो मेन टॉपिक है, एक तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास दो पानी के ड्रॉप्स हैं, वो मिल गए आपस में एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, तो उनके टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या डिफरेंस होगा। इस पे पूरा टर्मिनल वेलोसिटी पे फ्लूइड डायनामिक्स पे पूरा लेक्चर मैंने मारा हुआ है, ये देख लेना कि किस तरीके से जो है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल आता है, ड्रैग फोर्स का सवाल आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये, अच्छा ये तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो हमारे पास है इक्वेजन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेजन, ठीक है। इससे बहुत लादादार सवाल आते हैं, मतलब मजेदार टॉपिक है ये। अगर आपको आता है, समझ आ गया है तो ये मजेदार टॉपिक है, और एक एग्जामिनर के लिए भी मजेदार टॉपिक है। तो एग्जामिनर भी बड़ा सुकून से इन पे सवाल देता है, ठीक है। तो आप जो है इक्वेजन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेजन पे ज्यादा फोकस रखें, लेकिन ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया भाई। अच्छा, इक्वेजन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? सिंपल, a1 v1 बराबर है a2 v2 के। तो हमारे पास इसमें सिंपल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई हमारे पास अगर एरिया बढ़ गया या एरिया डबल कर दिया तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सिंपल बता सकते हो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, इस तरीके से। एक यानी कि इसका एरिया वन और v1 का जो रिलेशन है वो क्या है, वो ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन पे आपसे खेलते हैं वो, इस वाले रिलेशन पे। बर्नौली पे क्या खेलते हैं वो, बर्नौली पे आपसे ये खेलते हैं कि बर्नौली क्या कहती है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी,
सही ना, तो वो इस पे खेलते हैं। इसमें सवाल जो हैं वो डिफरेंट तरीके के दे सकते हैं। ठीक है भाई, ड्रैग फोर्स वगैरह के ज़्यादा सवाल देते नहीं है, लेकिन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक फॉर्मूला जो स्टोक्स लॉ वाला याद होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर इससे ज़्यादा हमें कुछ खास पढ़ना भी नहीं था। ठीक है, अब आ जाओ हमारे बॉस टॉपिक के, वो है वेव्स। वेव्स एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चा जो है वो बोलता है कि सर ये तो मैं कर ही नहीं सकता इतना ज़्यादा, तो भाई आपको इतना ज़्यादा करना भी नहीं है। ठीक है, तो वेव्स जो है ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो 3-4 साल के अंदर जो पैटर्न देखा गया है ना, वो ये देखा गया कि वेव्स पे इन्होंने हल्का हाथ रखा है। वो आप सिंपली पूछ सकते हैं कि अच्छा वेव्स के अंदर पहले तो मैं टॉपिक्स लिख लूँ, फिर मैं बताता हूँ वेव्स के सबसे पहले टॉपिक्स क्या है हमारे पास। एक तो सिंपली हमारे पास ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ये सब वेव्स हैं। इसमें याद आपको होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी वेव जो है वो एक सवाल आता है मिसाल के तौर पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। एक तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि भाई ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है वो 90 डिग्री पे होती है और लॉन्गिट्यूडनल पे 0 डिग्री पे होती है, वेव्स के पैरेलल होती है। ये तो बेसिक है। ठीक है, एक तो सवाल इजी का ही आ सकता है। एक आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो एक फिनोमेना होता है पोलराइजेशन। इसके सवाल बहुत आए क्या, यानी कि हमारे पास अब ये पोलराइजेशन जो है ना, अब आपको इसको समझने की जरूरत नहीं पोलराइजेशन क्या है। आप बस याद रखो कि पोलराइजेशन जो है ना, वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव करती है और लॉन्गिट्यूडनल नहीं करती। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं करती। तो डिफरेंस इसके सवाल पूछे गए हैं कि हमारे पास ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन सी वेव जो है वो पोलराइजेशन नहीं करती, तो आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल नहीं करती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसी तरीके से हमारे पास जो मेन टॉपिक है, अब ये तो सिंपल आ गया ना, बेसिक बेसिक। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओहो क्या टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो SHM जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक, ये हमारे पास बहुत ही गोल्डन टॉपिक है और इससे सवाल आते हैं और इसको करना भी है। इसके लिए आपको बेसिक पेंडुलम याद होना चाहिए। ठीक है, पेंडुलम का आपको याद होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरीके से जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो ना, इससे आप सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने बोला भाई हमने जो है वो पेंडुलम की लेंथ जो है ना 4 टाइम्स बढ़ा दी, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रूट जो है वो L/G होता है इसका फॉर्मूला। तो हमने अगर मिसाल के तौर पर लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो √4 जो है वो 2 हो जाएगा, तो हमारी जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा। इस तरीके से पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर किसी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 0.5 हर्ट्ज है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, या उसका जो है वो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर लेगा। सिंपल सवाल, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं। ठीक है ना, तो आप जो है मिसाल के तौर पे एक तो बेसिक सिंपल हार्मोनिक के इस तरीके के सवाल पूछते हैं। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वेलोसिटी 0 हो जाती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और मैक्सिमम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्स हो जाती है। ऐसे ही होता है, लेकिन नेगेटिव होती है। ये सब भी तो पता है ना भाई, ये सब भी तो मैंने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ और आप भी जहाँ से पढ़ रहे हो आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, तो हमारे पास अब ये जो चीज़ें ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल जो है इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो इसको जो है ना तुम जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, वेव्स वाला पार्ट है। अब साउंड वाले पार्ट के अंदर क्या पूछे जाते हैं, साउंड वाले पार्ट के अंदर जो है ना आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे पास सबसे पहले तो आपका न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लेस करेक्शन, यानी कि न्यूटन और लैप्लेस वाला टॉपिक का सवाल आता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, न्यूटन और लैप्लेस वाला जो सवाल है ये ज़रूरी है, इस ये करना ज़रूर कि हमारे पास न्यूटन की क्या असम्पशन थी, लैप्लेस की क्या असम्पशन थी और उससे नतीजा क्या निकला। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, ये टॉपिक से बहुत सवाल आता है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, या मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है विंड ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। ये भी सारी चीज़ें मैं ज़ाहिर है पढ़ा चुका हूँ और लेक्चर में मैंने डिटेल में डिफाइन की थी। अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, ये अच्छा मजे की बात क्या है कि वेव्स के जो मेजोरिटी सवाल होते हैं ना आपके, मेजोरिटी सवाल वो हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मली ईजी सवाल। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप बोर्ड के पेपर की बात करो ना तो बोर्ड के पेपर में लंबे लंबे फॉर्मूलाज इसके यूज हो सकते हैं, लेकिन एमकेट में तो हम अगर खास तौर पे स्पेसिफिकली एमकेट की बात करें तो वहाँ पे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वो सिंपल सिंपल सवाल पूछ के बच्चे को फारिग कर देते हैं।
मतलब अगर आप पास पेपर का भी क्वेश्चन बैंक पूरा उठा के देख लो ना, तो आपको कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं मिलने वाले कहीं से भी, ठीक है। तो चिल सीन है इसका मतलब वेव्स का, ठीक है। और आखिर में आपका जो है वो सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस के सवाल आते हैं। इंटरफेरेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरफेरेंस यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका एंगल डिफरेंस क्या होता है, 90 किस पे होता है, 0 डिग्री किस पे होता है, 180 किस पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख्याल में इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में आपका सुपरपोजिशन भी आ जाती है और बाकी डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ जो है ना, दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास वेव्स में है, और वो है हमारे पास ऑर्गन पाइप के। ऑर्गन पाइप्स का जो सवाल है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ऑर्गन पाइप में आपसे वो कभी भी मूड होता है उनका दे देते हैं, कभी मूड होता है तो वो नहीं देते, जो उनके मूड के ऊपर है। ऑर्गन पाइप का सवाल क्या है, वही क्लोज पाइप और ओपन पाइप के जो सवाल होते हैं, यानी कि ओपन एंड वन एंड और क्लोज एंड बोथ एंड, इसके जो सवाल होते हैं ये जरूरी होते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो इसके सवाल जो है वो तुम्हें याद होने चाहिए कि मिसाल के तौर पर फर्स्ट हार्मोनिक की का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेकंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं, ऑर्गन पाइप का। और इसके साथ साथ हमारे पास बाज़ औक़ात जो है ना सर्कुलर मोशन और जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन है, ये भी पूछ लेना कि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। इस तरीके के डिफरेंट सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो आप जो है रेडी रहना इस चीज़ के लिए। ग्राफ्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होने चाहिए आपको। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी याद होनी चाहिए। वही मैक्सिमम, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा ऊपर जाऊँ पेंडुलम पे बताऊँ कि भाई मिसाल के तौर पे अगर पेंडुलम इस पॉइंट पे है, मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे हमारे पास जो पेंडुलम की कौन सी एनर्जी ज़्यादा मैक्सिमम होगी, कौन सी एनर्जी लेस होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि मैक्सिमम लीस्ट हाइट पे है ये, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। ऐसे ही ना भाई, जीरो नहीं होगी तो मिनिमम होगी, इसको आप ये कह लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो नहीं तो मिनिमम होगी, क्योंकि खुद भी किसी न किसी हाइट पे तो होता है। तो मिनिमम इस पॉइंट पे हो जाती है और मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो जाती है। इस तरीके से इस पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाती है। इसके इसी तरह स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर भी आपसे पूछा जाता है, तो सर्कुलर मोशन का जो रिलेशन है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। और एक टॉपिक जो है वो आपके पास डोपलर इफेक्ट का टॉपिक होता है, जिससे पास पेपर में हर साल सवाल आता था। इस साल उन्होंने टॉपिक को क्यों हटा दिया मुझे नहीं पता, लेकिन डोपलर इफेक्ट का ना जो फॉर्मूला का चार्ट है वो एक दफा देख के चले आना, बस सिर्फ देख के चले आना, क्या पता पेपर में आ जाए, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, पिछले 3-4 साल में ना सिर्फ डोपलर का ही सवाल आ रहा था, तो ये जो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये छोड़ना नहीं, एक बाद में पछताने से बेहतर है डोपलर करके चले आना, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास टोटल वेव्स। तो वेव्स का हमें जितना पढ़ना था ना हमने पढ़ लिया, वेव्स का जितना हमें देखना था, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि हम सेकेंड ईयर में जम मार चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा ये देखो, अब तक ना तुम्हें लग रहा होगा सर तो सब पे ही कुछ ना कुछ, सर सबको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। देखो आपको ना हर चैप्टर से एक एक सवाल तो देते ही देते हैं, ठीक है। तो वो और मजे की बात क्या है, क्योंकि उनकी मर्जी होती है, हर साल अनकट होता है, हर साल वो, क्योंकि उनके पास एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स है ना, तो वो कुछ भी सवाल दे सकता है, ठीक है। उनकी मर्जी है कि वो एक साल उन्होंने एक टॉपिक का सवाल उठा लिया, एक साल एक टॉपिक का उठा लिया, एक साल एक टॉपिक। तो हम जो है वो इसके हिसाब से एक एनालिसिस करके बना रहे होते हैं कि हाँ इस साल ये आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है भाई। थर्मोडायनेमिक्स के जो सवाल होते हैं वो ईजी क्वेश्चन में काउंट होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, जिसमें हम आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और ये सब पढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये जो इसके सवाल है ना, ये सबसे ज़्यादा आता है कि मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो हमने इतनी चेंज कर दी, उस पर वर्क कितना किया, तो बताओ उसको हीट कितनी सप्लाई होगी। तो डेल्टा यू इजिकल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू जो होता है ना, ये इक्वेशन हमारे पास बहुत काम की होती है। इससे सबसे ज़्यादा सवाल 90% सवाल थर्मोडायनेमिक्स के इसकी से पूछे गए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर के बहुत से टॉपिक पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है मिसाल के तौर पर सी पी की जो वैल्यू है वो अगर 7/2 है, सीपी की जो वैल्यू है, और तो सीवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ सीवी की वैल्यू जो है वो 5/2 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये बनता है 3.5 आर, अच्छा आर भी लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास 5/2 2.5 आर, तो 3.5 आर माइनस 2.5 आर 1 आर के बराबर आएगा, ऐसे ही ना भाई, मतलब आर तो 1 आर के बराबर आएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी 1 आर के बराबर होता है, उसका आंसर 1 आर आना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके से वो सवाल में घुमा के पूछते हैं अक्सर,
ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बहुत पूछता है। उसके अलावा हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो टॉपिक है ना, हाँ क्या टॉपिक है, उससे भी सवाल वो, स्पेसिफिक हीट का जो सवाल है वो कोई मुश्किल सवाल तो नहीं होता, मतलब उसका सिंपल न्यूमेरिकल आता है, मतलब सेकेंड ईयर के मेजोरिटी सवाल में ना आपसे जो है वो फॉर्मूला डाल के सिंपल आंसर पूछते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी के। अब आपसे इस फॉर्मूले में कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपको जो है उन्होंने पेपर में डेल्टा टी की वैल्यू दे दी ये, और मास दे दिया, और डेल्टा क्यू भी दे दी, और आपसे पूछे भाई ये सी की वैल्यू बताओ, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बताओ। आपको इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि भाई इसका यूनिट क्या होता है, जूल्स पर मोल केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए। या मोलर स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट का, तो वो आप अब ये सब चीज़ें जो है ना आप बुक रीडिंग से कर सकते हो इसको, ठीक है। बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस नहीं, फिजिक्स में 2-3 साल से जो हम पैटर्न देख रहे हैं कि उसमें हमें जो बुक रीडिंग के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना। अच्छा जी, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें मेन जो चीज़ पढ़नी थी वो यही पढ़नी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है ना, ये एक चैप्टर है जो बच्चे, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सीन है ना, वो ये सीन है कि अगर किसी ने नहीं हल्का सा नहीं पढ़ा ना, मतलब फुल कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा, तो उसको जो है वो नहीं आता, वो नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल लगता है। लेकिन जिसने प्रॉपर कर लिया ना, तो उसके लिए सबसे मजेदार और सबसे आसान चैप्टर यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स भाई का जो लॉ है, कूलम्स लॉ, इसके सवाल सिंपली इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट एफ इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, मतलब सिंपल सिंपल सवाल पूछ सकते हैं। यानी आपको मिसाल के तौर पर दो चार्जेस दे दिए, ठीक है, उनके दरमियान का डिस्टेंस बता दिया और बोला उनकी फोर्स बताओ, एक तो ये पूछ सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या पूछते हैं, वो इस चीज़ में खेलते हैं कि आर स्क्वायर की होगी, यानी कि हमने अगर चार्जेस के, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है ना, वो बोलते हैं कि हमने जो है वो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है वो डबल कर दिया, तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हमने डबल कर दिया, टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इस तरीके से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू याद होनी चाहिए, के की ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, के बराबर होता है 1/4 पाई ई नॉट के। ई नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यूज जो है वो क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, ये सब सवाल। यूनिट तो समझ लो जितनी बुक में यूनिट और डायमेंशन लिखनी है सब याद कर लो, वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो उस पर कोई समझ लो क्या कहेंगे उसको, उस पर जो है ना किसी को छूट नहीं है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है भाई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख दूं मैं पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब या तो इनके अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालने का फॉर्मूला सिंपल है भाई, हमारे पास हम इसको बोल सकते हैं भाई क्या, एफ इजिकल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। एफ इजिकल्स टू सॉरी ई इजिकल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, एक तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके दे सकते हैं, और इसका क्या वोल्टेज निकालने का के क्यू ओवर आर, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा एक रिलेशन क्या है इन दोनों के दरमियान कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि भाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसके सवाल आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना, दोनों के दरमियान का रिलेशन आपसे ही पूछे जाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब जाहिर है एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अब यूजुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों के दरमियान 240 वोल्ट का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास यूजुअली +120 पे होती है और ये हमारे पास -120 पे होती है। बैटरी इसी तरीके से इसको जनरेट करती है, ठीक है। तो जब ये +120 पे है और ये -120 पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए हमारे पास पोटेंशियल क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और जहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है, पोटेंशियल में चेंज आ रहा होता है विद डिस्टेंस, तो हमारे पास वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जब ये बात याद रखो कि जब ज़ाहिर है 120 से हम कम होते होते -120 तक जा रहे हैं, हमारे पास जो है वो हर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, यानी कि यहाँ पे 110 हो सकती है, यहाँ
100 90, फिर ऐसे करते करते जो मिड पॉइंट होता है ना, अब मुझे बताना इतनी लंबी करके ये बताना था कि मिड पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। इसका सवाल भी आता है, ठीक है। और ऐसे करते करते उसके बाद मिड पॉइंट के बाद ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, -10 20 30 40 और फिर -120 तक चला गया। इस तरीके से आपके पास जो है सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान के डिफरेंस है ना, उसके सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कैपेसिटर का टॉपिक है, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। कैपेसिटर का जो टॉपिक है, मतलब वो तो समझ लो बॉस टॉपिक है, ठीक है। कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसकी इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू CV, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके इंपॉर्टेंट है, तो सवाल आते हैं। कॉम्बिनेशंस के सवाल करना है, इसके चंद सवाल जो है इसके कॉम्बिनेशंस के भी करना, ठीक है। तो कैपेसिटर को जो है बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है और इसके अंदर जो है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। अच्छा, इस टॉपिक से ना सिर्फ आपसे बेसिक चीज़ पूछने वाले हैं, इससे कोई मुश्किल सवाल नहीं आने वाला। इससे आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने वाले हैं या कोई इजी सवाल ही पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुश्किल नहीं, ये आप यहाँ से आपको कह लो कि ये जो ऊपर जितना लिखा है ना, इसमें वो मॉडरेट और हार्ड सवाल दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना और इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तमाम चीज़ें हो गई। और ये भी याद रखना कि हमारे पास जो EMF होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर ही होती है, और वही चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। ये तुम लोग मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब इसको तुम जो है वो क्या कहेंगे, एक एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, इसको ये कहेंगे। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला भी जरूरी है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है इसके इसी के अंदर आ जाएगा, स्टोर्ड। इसके लिए तुम हमारे नोट्स भी देख सकते हो, हमारे नोट्स जो है वो चल रहे हैं, तो तुम उसके अंदर भी देख सकते हो कि तुम्हें हमारे पास ये MCAT के जो नोट्स में ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने जो हम सारे मेन डिस्कस कर लिए। ये कर लोगे ना तुम, इंशाल्लाह तुम्हारा मेजोरिटी काम जो है चल जाएगा। अच्छा जी, अच्छे नंबर आ जाएंगे यानी कि। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टॉपिक है ना, ये इससे इजी सवाल आता है, यूजुअली इजी सवाल आता है, ठीक है। इसमें इसके जो टॉपिक्स हैं उसमें स्टेडी करंट है, ठीक है। स्टेडी करंट का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। जब तक उसके दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, उस वक्त तक उसके अंदर से करंट नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास स्टेडी करंट की वो होती है, और स्टेडी करंट के अंदर जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है, और बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसका जो मेन जो हमारे पास जो काम का जो टॉपिक है वो हमारे पास होता है ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है, P=IR, इस पे वो आपसे खेल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे इसमें पूछ सकते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस का पूछते हैं, और इसमें एक और चीज़ पूछते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि जो उसके लिए सवाल है वो क्या आता है, यानी कि वो सवाल जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक फैक्टर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना इसका ये है, इस चैप्टर का ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इससे वो सवाल देते हैं और बोलते हैं भाई हमारे पास एक वायर है जिसको हमने की लेंथ को हमने डबल कर दिया है और उसके एरिया को हमने हाफ कर दिया है, तो बताओ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। तो आपके लिए जहन में फॉर्मूला होना चाहिए, R बराबर होता है रॉ L/A के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर रॉ क्या है, इसका यूनिट क्या है, रॉ रेजिस्टिविटी होती है, इसका यूनिट ओहम मीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आर रॉ जो है उसका यूनिट क्या है, या हमारे पास रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उस डिफरेंट चीज़ें पूछ सकते हैं। अब आपके जहन में अगर फॉर्मूला है तो आप सिंपली भाई आप लिख सकते हो कि भाई हमारे पास अगर उन्होंने लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया है, लेंथ को 2 किया है और एरिया को उन्होंने हाफ कर दिया है, ठीक है। लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया उन्होंने, अगर एरिया को हाफ कर दिया तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये जो है वो 2L हो गया है, ये चीज़, मतलब इसको मैं यहाँ L के साथ 2 लिख सकता हूँ, और एरिया जो है डिवाइड बाई 2 हो गया है, तो वो जब 2 उधर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको सिंपल आप इसको जहन में भी कर सकते हो, अगर मिसाल के तौर पर मैं पेन यूज़ नहीं करूँ, सिंपल यूज़ करूँ, मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर एक
क्योंकि हमें ये बात पता है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला अगर वायर की लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सिंपल बात है, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर वायर की रेजिस्टेंस जो है वो मैंने उसका जो एरिया है वो हाफ कर दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस दोबारा डबल हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस मैंने डबल मतलब खोल दी तो वो जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी। दूसरी चीज आपसे ये रेजिस्टिविटी के बारे में पूछे, ये रॉ क्या होता है भाई, रॉ जो होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात बोलते हैं भाई हमने जो है वो पूरा पूरा डेटा देके आपको कि भाई हमने उसका लेंथ, एक वायर था वो कॉपर के मटेरियल का था, उसका लेंथ इतनी थी, हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को जो हमने 4 टाइम्स कर दिया, तो बताओ उसकी जो रेजिस्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बोलेगा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछी हो ना तो आप बोलेगे फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी का ताल्लुक टेम्परेचर से डायरेक्ट, लेंथ चेंज वायर चेंज करने से कुछ नहीं होता, और लेंथ और विड्थ चेंज करने से, एरिया चेंज करने से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसका ताल्लुक जो है वो इससे नहीं है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें ना इसके अंदर एक टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सवाल आते हैं बैटरीज के कि भाई हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो जिसको हम सिंपली IR कहते हैं, तो हमारे पास वो उसका और वोल्टेज का आपस में EMF का क्या ताल्लुक है। तो EMF बराबर है P प्लस IR के, जब चार्जिंग हो रही है, ऐसा ही है, या डिस्चार्जिंग के वक्त जो है ये चीज़ माइनस हो जाती है। तो ये आपको ये चीज़ें इसके दरमियान भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको ये भी याद होनी चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का सवाल आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज यानी कि दो बैटरीज को हमने पैरेलल में कर दिया कनेक्ट, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी जो वोल्टेज है उनके उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसको अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक बड़ा मजे का है, इससे सवाल आ सकते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का आपस में ताल्लुक पूछते हैं क्या है, ठीक है ना। तो ये जरूर करना भाई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पावर का टॉपिक। पावर का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है पावर। मतलब मैं बोलूँ अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना इसके बाद ये वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ये वाला पावर का। मैं लिख देता हूँ पावर का। जो 3 फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये होता है कि भाई P इक्वल्स टू IV, फिर वो होता है I स्क्वायर R, फिर वो होता है V स्क्वायर अपॉन R। इन तीनों फार्मूलाज में वो खेलते हैं, बहुत खेलते हैं कि भाई दो बैटरीज हैं, ठीक है, उनको हमने सेम वोल्टेज दिया, तो बताओ दो बल्ब है, ठीक है, एक 80 वाट का बल्ब है, एक 120 वाट का बल्ब है, दोनों को हमने सेम वोल्टेज दे दिया, सेम वोल्टेज, तो बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं या ये फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भाई इस फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पावर तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमारे पास सेम वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस और पावर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर सेम करंट का फॉर्मूला यूज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस और पावर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, सही है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सेम वोल्टेज दिया है तो हमारे पास किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। भाई आप ये देखो ना कि जिसकी जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो हमारे पास 80 वाट वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि किसका करंट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई जिसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना, उसकी करंट ज़्यादा होगा, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो इसका करंट ज़्यादा होगा इस वाले का। इस तरीके से आपसे सवाल पूछते हैं बल्ब्स के और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देके। और ये समझ लो, देखो ये ना इसको आप मुश्किल सवाल में काउंट नहीं करोगे कि ये मुश्किल सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आसान सवाल है, ठीक है। तो जहन में रखना कि भाई ये मुश्किल सवाल में नहीं आते, इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ तो ये है इजी क्वेश्चंस में ही काउंट करेंगे हम इसको। एक नया टॉपिक इसके अंदर ऐड हुआ है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कब मिलता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कब मिलता है। तो वो बस याद रखो कि जब रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ लोड के बराबर हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपसे पूछने वाले भी नहीं है वो। सिर्फ अगर इस टॉपिक का सवाल आए ना तो यही सवाल होगा, एग्जैक्ट यही सवाल आएगा, ये कब होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई हाँ, और आप वैल्यू देके पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स है वो 100 ओहम है, और उस वक्त हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट देना है, तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ लोड कितनी रखनी चाहिए, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस ऑफ लोड भी 100 ओहम रखनी चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा सवाल आने वाला नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें यही सवाल आने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मुझे नहीं पता तुम्हें इंटर में मुश्किल लगते थे या नहीं लगते थे। एमकेट के लिए आसान चैप्टर है ये, ठीक है, एमकेट के लिए आसान चैप्टर है और मेरे ख्याल में सबसे आसान चैप्टर है। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज पूछते हैं और आंसर, मतलब फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना होता है, फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना। एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं एफ इजिकल्स टू बिल साइन थीटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का टॉपिक। इससे सवाल आता है सिंपल, बी की वैल्यू दे दी, एफ की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी और साइन थीटा दे दिया, बोले लेंथ बताओ। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछते हैं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, फॉर्मूला बताओ या उसका यूनिट बताओ। उसका यूनिट क्या होता है भाई, आप बोलोगे टेस्ला होता है। पेपर में ऑप्शन में दिया होता है या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या तो होता है न्यूटन एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, या इस तरीके के जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो ये सारे आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। अब आप फंस गए मिसाल के तौर पर पेपर में कि भाई आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जो बी है इसका यूनिट नहीं पता, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि भाई क्योंकि हमारे पास एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा होता है तो बी बराबर हो जाएगी एफ ओवर आई एल के। एफ का होता है न्यूटन, आई का होता है एम्पेयर, होता है मीटर। इस तरह का सवाल जो है ना ये बहुत आता है, इसका सवाल ये ऑप्शन में ना, मतलब न्यूटन, मतलब ऑप्शन आपको दिए होते हैं न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है कि हाँ इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। और इसमें न्यूमेरिकल बेस भी पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल आता है फ्लक्स का, फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स, फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए कॉस थीटा के, ऐसा ही है, फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए कॉस थीटा के। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टॉपिक है इससे सवाल भी बिल्कुल सिंपल आते हैं। ये पूछते हुए मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एंगल पे होगा, मिनिमम फ्लक्स कौन से एंगल पे होगा। मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास 0 डिग्री पे होगा, मिनिमम फ्लक्स हमारे पास 90 डिग्री पे होगा। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इसमें भी आप यूनिट और डायमेंशन याद कर लो। इसकी डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट याद रख लो, बेसिक बेसिक सा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर वाले टॉपिक में फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से भी सवाल आता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में गेम ये है कि हमारे पास अगर मतलब आपसे जो सवाल पूछते हैं ना, जैसे बोर्ड के पेपर में भी सवाल आता है, ये हमारे पास जो है वो, ये क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ। ये होता है एफ, ये होता है बी, ये होता है आई, ये होता है, इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरीके से ही होता है। और ये बाकी आपकी दो उंगलियाँ, ये किसी का, है ना, इस केस में। तो हमारे पास भाई ये इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि भाई एक बॉडी है, ठीक है, एक चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, या एक कंडक्टर है, ठीक है, जो ऐसे रखा हुआ है, यानी कि कुछ भी, मतलब इसमें आप वो बोल दिया कि भाई उन्होंने, हमने कंडक्टर को एक्स एक्सिस में रखा हुआ है और जो है वो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस में है। तो बताओ जो है वो हमारे पास जो कंडक्टर में फोर्स लग रही होगी तो किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो आप इस तरीके से करते हो पेपर में जिस तरीके से, तो इसका सवाल जो है वो जरूर आता है, ठीक है। तो ये करना, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सवाल करना जरूर, ठीक है ना भाई। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ना मेन जो है ना हमारे पास ये तीन टॉपिक सीधे इसके। अच्छा, एक टॉपिक और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तुम लोगों की बुक में इतना डीप में नहीं दिया हुआ, लेकिन फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जो है ना एमकेट में बहुत पूछे जाते हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का जो टॉपिक है ना, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला जरूर याद करना है, इससे सवाल आता है। और मेरे ख्याल में एफ इजिकल्स टू बिल साइन थीटा से ज्यादा सवाल इस टॉपिक के आते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी आप पूछते हैं कि भाई चार्ज को, अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज को फेंका है फील्ड के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। आप सिंपली जो है वो अब यहाँ पे जो है पाम रूल यूज करते हो, पाम रूल यूज करके बता दो कि हाँ फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है भाई। तो इसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन मैंने बता दिया कि ये टॉपिक करना जरूर। अच्छा भाई, तो इसके टॉपिक्स के सवाल तो तुम लोगों को लाता था गूगल पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट पोर्टल्स पे। हमारे अपने पोर्टल पे कितने सवाल बिल्कुल, मतलब इस टॉपिक के कितने सवाल पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जरूर करना भाई जाके, क्यों नहीं कर रहे। अच्छा जी, और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें यह चीज़ पढ़नी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम देखते हैं, बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम ईएम इंडक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है ना, ये मतलब इसके अंदर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है। अगर मैं बोलूँ ना, डायरेक्ट बात करूँ ना तुमसे, मतलब ढकी छुपी अल्फाज में बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, खत्म बात। ठीक है, किस किस के, आपको फैराडे लॉ याद होना चाहिए। ठीक है भाई, फैराडे लॉ, जब फैराडे लॉ याद करोगे तो तुम्हें सोलेनॉइड और टोरॉइड भी याद होना चाहिए, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन भी याद होना चाहिए, इस तरीके से एम्पेयर्स लॉ याद होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, लेंजेस लॉ याद होना चाहिए, ट्रांसफार्मर याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर मिसाल के तौर पर, तुम्हारे अंदर फैराडे लॉ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास फैराडे लॉ के अंदर आ जाएगा, एक तो सिंपल ये आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एम्पेयर्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, फैराडे लॉ के आपके अंदर आ जाता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पेयर्स लॉ के साथ भी आ जाता है आपके पास। अच्छा, इसके साथ ना फैराडे लॉ के साथ लेंजेस लॉ भी पूछते हैं। एम्पेयर्स लॉ के साथ आपके पास सोलेनॉइड और टोरॉइड आ जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर आपके पास ये म्यूचुअल, मैंने ऐसा लिखा कि लग नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, इसके अंदर आपके पास ट्रांसफार्मर आ जाता है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी का सवाल बहुत ही समझ लो फ्री का सवाल होता है, फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको, बड़ा इजी सवाल होता है। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया एन एस अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो सवाल है, इसका सवाल जरूर आता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैंने बताया सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब के जो है ना वो हमारे पास जो टॉपिक्स के सवाल हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो तुम लोगों को याद रखने और इनकी वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, एम्पेयर्स लॉ में सोलेनॉइड टोरॉइड ये सब ध्यान में रखना है। तो इसके मतलब सिंपल तुम्हें फॉर्मूला आएगा और तुम्हें आंसर निकालने को दिया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो ये भी हो गया। आपसे जो है वो लेंजेस लॉ का सवाल पूछते हैं, पता है लेंजेस लॉ का जो सवाल है वो ये आता है कि आपके पास जो है वो लेंजेस लॉ कौन सा लॉ ऑफ मतलब कौन सा लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो आप बोलते हो, अच्छा बच्चे क्या करते हैं लेंजेस लॉ में ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जगह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा के आया था, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फील्ड है वो हमारी फील्ड को अपोज करती है। ठीक है ना, तो भाई ये जो है वो इसका ख्याल रखना कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी तरफ से जो है वो तुम लिख के आ गया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बताया ना कि आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मतलब इसमें जो है ना कोई भी मुश्किल बात नहीं है कि जो तुम कहोगे हाँ सर ये जो है मुझे ना पेपर में जैसे डेरिवेशन आती थी तुम लोग बोर्ड के ऊपर में करते हो, वो सब नहीं करना तुम लोगों को। बिल्कुल बेसिक इनके फॉर्मुला याद रखने, 5-6 फॉर्मुला याद रखने, तुम्हारा पेपर में ईएम इंडक्शन का कोई भी सवाल आएगा तुम कर लोगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे पास। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं वजह बताता हूँ, उसकी वजह ये है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो क्या कहूँ मैं इसमें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसके जैसे हमने वेव्स की बात की थी कि वेव्स के अंदर अगर अगर उनको मुश्किल सवाल देना है ना तो इतना मुश्किल हो जाता है कि वो फिर जो है वो कैलकुलेटर के बाहर सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारे पास एसी करंट के साथ भी यही सीन है। तो यूजुअली हमारे पास एसी करंट के अंदर हल्के हल्के बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो लीड फेस के अंदर जो है मिसाल के तौर पर इंडक्टिव सर्किट है, तो हमारे पास जो है वो एंगल कितना होगा उनके दरमियान। लीड और लेग फेस तुम लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, लीड और लेग फेज याद होनी चाहिए इंडक्टिव सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में, इस सब सर्किट के अंदर क्या क्या एंगल होते हैं। ठीक है ना, दूसरा तुम्हें ये होना चाहिए कि इंडक्टिव मतलब जैसे हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, बेसिक बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं ये याद होना चाहिए। और तुम्हें मेन जो ये याद होना चाहिए एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये सब भी याद होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना इसको ध्यान में रखना कि इसके टॉपिक्स को तुम मिस नहीं करना। यूजुअली जो है हमें ये लगता है कि इससे कम ही सवाल आएंगे, लेकिन एक सवाल इससे बनेगा एसी सर्किट से। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक है वो भी कोई ऐसा जो है वो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसको तुम एक दफ़ा बुक रीड करोगे तुम्हें इस टॉपिक की आसानी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो एसी करंट का सीन हमारे पास खत्म होता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एक नहायत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि एम कैट के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, वैसे तो मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह जब आ जाते हैं तो वो थोड़ा ऊपर चला जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम एमकेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास दो ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एक तो हमारे पास पीएन जंक्शन का टॉपिक है, ठीक है, जो कि एक आसान टॉपिक है, और हमारे पास दूसरा टॉपिक इसके अंदर है रेक्टिफिकेशन। और मजे की बात बताऊं, अगर पूरा पहले जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ऐड होता था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ये रेक्टिफिकेशन का ही सवाल आता था। रेक्टिफिकेशन क्या होता है भाई, हमारे पास जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बस तुम्हें ये याद रखना है कि पहले मैं रेक्टिफिकेशन पे बात करूँ फिर पीएन जंक्शन पे आता हूँ। रेक्टिफिकेशन में तुम्हें याद रखना होता है कि भाई हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल, अगर मैं अगर ड्रॉ करूँ रेक्टिफिकेशन का, हमारे पास ये एसी सर्किट है, एसी वोल्टेज है, और ये हमारे पास अगर मैं सिंपली बोलूँ ये रजिस्टर लगा हुआ है हमारे पास अगर यहाँ से एक वेव आ रही है एसी की, तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उस पर कितनी वेव बनाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि हाँ हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो इस पर, क्योंकि पॉजिटिव फेज में ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, नेगेटिव फेज में ये रिवर्स बायस हो जाता है। तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस जब होता है उसी वक्त ये कंडक्टर करंट कंडक्ट करेगा ना, तो उस पॉइंट पर ये वेव बनाता है। तो आपसे सवाल पूछा कि भाई हमारे पास हमने एक सवाल आ गया कि भाई हमने जो है वो एक एसी करंट को, एसी सोर्स को, जिसकी तो फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज को, हमने कन्वर्ट किया डीसी में, ठीक है। एसी 50 हर्ट्ज को डीसी में कन्वर्ट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो 50 हर्ट्ज का आपको, आप देख रहे हो कि एक वेव पे एक वेव बनी है, तो आप बोलोगे हाँ 50 हर्ट्ज ही आएगा, ठीक है, हाफ वेव में। लेकिन अगर मैं फुल वेव की बात करूँ तो फुल वेव में हमारे पास यहाँ से एक चीज़ गायब हो जाती है, और वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ मतलब तार गायब हो जाता है, और ऐड क्या हो जाती है, हमारे पास एक और हम पीएन जंक्शन लगाते हैं, और हमारे पास क्योंकि दोनों वेव, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे ये फॉरवर्ड बायस है, और अगर ये यहाँ पे नेगेटिव फेस की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो दोनों पॉइंट पे हमें एक पॉजिटिव वेव ही मिलती है, ठीक है। हम बोलते हैं कि भाई ये जो एक वेव है उसके बदले में हमें दो डायरेक्ट करंट की वेव मिली है फुल वेव में, ठीक है। तो सवाल आता है कि भाई हमने जो है वो एसी के 50 हर्ट्ज को फुल वेव रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट किया है, तो उसकी कितनी वेव्स बनी होंगी, तो आप बोलोगे 100 वेव्स, 100 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके का सवाल आता है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता। पीएन जंक्शन का बस तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई जब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग हम करा रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है, किस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, किस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और पीएन जंक्शन के अंदर डोपिंग का टॉपिक लिखा हुआ तो नहीं होता, लेकिन वो आता है, ठीक है ना। कि हमारे पास जो है अगर मिसाल के तौर पर हमें पी टाइप डोपिंग करनी है तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, 3A ग्रुप का या 5A ग्रुप का। तो डोपिंग का टॉपिक भी मैंने पढ़ाया हुआ, और ये ज़रूर करना, ये मैं पढ़ाता ही हूँ अगर हमें पीएन जंक्शन पढ़ाना होता है, ठीक है। आपको वोल्टेज याद होना चाहिए कि हमारे पास सिलिकॉन और जर्मीनियम का जो वोल्टेज होता है डिप्लीशन लेयर में वो कितना बनता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास हमने सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो ही टॉपिक हैं, और सिंपल इसको पढ़ना तुम्हारा हो जाएगा। जो मेन टॉपिक्स थे ना ऊपर निकल चुके हैं, अब आसान आसान टॉपिक है बस खत्म पे। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपके पास क्वांटम फिजिक्स के नाम से है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक है, ठीक है। एक आपके पास कॉम्पटेंस है, एक आपके पास पेयर प्रोडक्शन है, और एक आपके पास एनिलेशन ऑफ मैटर का टॉपिक है, सही है। ये चार टॉपिक हैं आपके पास। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो वो ये शुरू के दो टॉपिक्स हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक और मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों में से कोई कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी इक्वेशंस आती हैं, यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि भाई हमारे पास कॉम्पटेंस इफेक्ट में मैक्सिमम जो लैम्डा मतलब कॉम्पटेंस शिफ्ट मिलता है वो कौन से एंगल में मिलता है, तो आप बोलोगे हाँ भाई वो मिलता है हमें 180 डिग्री पे, क्योंकि हमारे पास एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो जब हम -1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू जब 2 पे होती है, ये कब मिलती है हमें 180 डिग्री पे। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक में आपसे सिंपल सवाल पूछा जाता है कि भाई हमारे पास अगर फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी है और वर्क फंक्शन इतना है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी होगी, यानी कि ई बराबर होती है एच म्यू, यानी कि वर्क फंक्शन के म्यू नॉट के वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इस फॉर्मूले से सवाल आता है, सही है, इस फॉर्मूले से सवाल आता है। दूसरा आपसे ना सिंपल एक सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब नॉर्मली पूछा जाता है कि भाई एक जो है वो फोटोन है कि बताओ उसकी वेवलेंथ इतनी है, तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जब सिंपल आपसे पूछा जाता है कि भाई उसकी वेवलेंथ इतनी है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे E इक्वल्स टू एच म्यू
और इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। ये सवाल इस फॉर्मूले से भी सिंपल सवाल आता है, हालांकि ये कुछ कोई स्पेसिफिक ये आप सिंपल जो है वो इस टॉपिक का सवाल नहीं है ये, लेकिन ये जनरल सवाल इस टॉपिक में आता है। मतलब आप बोलोगे भाई वेवलेंथ दी हुई है और आप जो है वो एनर्जी बता दो, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी पूछ सकते हैं। जनरल सवाल जो इस तरीके का भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने बता दिया कि सवाल जो है इस इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक का आता है, कॉम्पटन का इस इक्वेशन से आता है। पेयर प्रोडक्शन में सिंपल एक सवाल आता है कि भाई हमारे पास पेयर प्रोडक्शन कराने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल आता है। एनिलेशन में उल्टा होता है कि हमारे पास जो है वो जो फोटॉन्स बनते हैं उनकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 फोटोन बनते हैं एनिलेशन में, सही है ना, सिंपल है। तो ये इसमें इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाले, तो तुम परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आखिर के 2 चैप्टर रह गए, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, 2 चीज़ें पढ़नी है मिसाल के तौर पर बोलूँ तो। एक तो हमें पढ़ना है बोहर, ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बोहर के अंदर हमें पढ़ना है कि हमारे पास बोहर के क्या कहूँगा मैं इसको, बोहर का रेडियस, बोहर की एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक शेल। एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, पोटेंशियल पूछ सकते हैं, टोटल पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछते हैं। और आपसे सिंपल सवाल मिसाल के तौर पर रेडियस में सवाल आते हैं कि भाई अगर हमने मिसाल के तौर पर फोर्थ सेकंड सेकंड शेल का रेडियस बताओ, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है कि भाई आर एन, किसी भी एन का मतलब एन की वैल्यू कोई भी हो तो आप निकाल सकते हो 0.53 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर से निकाल सकते हो, ऐसा ही है ना भाई। तो अगर मुझे सेकंड शेल का निकालना है तो मैं 0.53 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू 2 कर दूंगा, तो मुझे सेकंड शेल का रेडियस पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा तकरीबन आपका 2.12, ठीक है। और यूनिट क्या होता है इसका, एंगस्ट्रॉम होता है, इस तरीके से होता है। बाज़ अगर आपसे रेशियो पूछ लेते हैं कि भाई हमारे पास पहले शेल में और 9th शेल के दरमियान जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यानी कि R1 R9 अपॉन R1 करूंगा, यानी कि जो 9th शेल है, सॉरी थर्ड शेल सॉरी, एक मिनट उसको मैं दिखा देता हूँ। क्या हमारे पास जो थर्ड शेल है वो पहले शेल से कितने टाइम्स बड़ा होगा, यानी कि R3 को मैं अगर R1 से डिवाइड करूँ तो R3 कितने टाइम्स बड़ा होगा, तो आप बोलोगे क्योंकि हमारे पास एन स्क्वायर चलता आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता तो वो 9 बन जाता है, और बाकी एन स्क्वायर मतलब 0.53 की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही है ना दोनों में, तो आप बोलोगे हाँ हमारे पास जो है वो थर्ड शेल जो है वो 9 टाइम्स बड़ा होता है हमारे पास हमारे फर्स्ट शेल के रेडियस से, ठीक है। इसमें इस तरीके से सवाल पूछते हैं। एनर्जी के भी सवाल पूछते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि भाई किसी भी पॉइंट पर एनर्जी जो है वो बराबर है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर के। आपसे पूछते हैं भाई हमें पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप पहले एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल निकालोगे, कैसे निकालोगे, 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 13.6 ही आ जाएगा, माइनस में माइनस लगा होता है ना फॉर्मूले में। एनर्जी 2 आप निकालोगे, सेकंड शेल की कितनी आएगी, आप बोलोगे -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 3.02 कुछ करके ऐसे बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू होती है। तो आपके बाद आप फिर क्या करते हो, अब आप ये करते हो, 3.4 होता है कुछ, अच्छा माइनस में 3.4 होता है, हाँ याद आ गया, इधर से मिटा, 3.4 होता है इसका माइनस में, ठीक है भाई। अब मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना है, डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1 के, सही है। और उसको आप निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे पहले -3.4 माइनस -10.2, ऐसा ही है, क्योंकि दोनों सॉरी -13.6 कर, क्योंकि पहले शेल की कितनी आई है, -13.6 आई है, ये पता नहीं 3 सेकंड शेल से बड़े शेल की एनर्जी से मैं छोटे शेल की एनर्जी को माइनस कराऊंगा 13.6 में, क्या हो जाएगा ये -3.4 प्लस 13.6, तो ये आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इस तरीके से आप सवाल करते हो, ये सवाल आता है। अब आपसे किसी भी शेल की एनर्जी पूछ ली तो आप इस तरीके से ही निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, एनर्जी डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और आपसे अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना वो आता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सब से, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है,
वो टॉपिक है हमारे पास लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड वाला। ठीक है, ये तो टॉपिक पता है ना भाई तुम लोगों को, लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड वाला जो है, उसमें आपके लिए जो एक फॉर्मूला है वो गोल्डन फॉर्मूला आपको याद रखना। वो फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, 1/λ बराबर है RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब कोई भी सीरीज की बात हो, अगर मैं बोलूँ भाई मुझे ये बात पता, मुझे सीरीज के नंबर याद होने चाहिए कि लेमन का नंबर क्या है, बाल्मर का क्या है, ब्रैकेट का क्या है, पीफन का क्या है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे जो है, अब इसमें सवाल किस तरीके से आता है, मैं आपको 2 साल पहले का सवाल बताता हूँ। फाइंड द फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर या लेमन सीरीज। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए बहुत सारे। एक जो है वो 4/3 दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है 4/RH दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है 1/4RH दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है 3/4। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, ए बी। अब आप बच्चा जो है बोलता है फर्स्ट सीरीज का क्या, फर्स्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है भाई, सबसे पहले तो यही फंस जाता है। तो भाई याद रखो हमारे पास, अच्छा पहली बात तो ये कि लेमन सीरीज है ना, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, लेमन सीरीज की हमेशा याद रखो कि ये हमारे पास हमेशा हमें छोटा वाला नंबर आएगा। ठीक है, छोटा नंबर हमेशा यहाँ पे आएगा, बड़ा नंबर हमेशा यहाँ पे आएगा। तो लेमन सीरीज का जो सवाल आता है उसमें हमेशा हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी। सही है, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बाल्मर होता तो यहाँ 2 का स्क्वायर होता, यहाँ पास्टन होता यहाँ 3 का स्क्वायर होता, ब्रैकेट होता तो 4 का स्क्वायर, पीफंड होता तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे यूजुअली 2 से 3 तरह के सवाल बन रहे हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाता है फर्स्ट वेवलेंथ बताओ, तो फर्स्ट वेवलेंथ हमेशा कि बिल्कुल ऊपर वाले शेल से आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना, फर्स्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगी, कि बिल्कुल ऊपर वाले शेल से। तो फर्स्ट शेल पे अगर लेमन है तो सेकंड शेल क्या होगा, मतलब उसके ऊपर वाला शेल क्या होगा, सेकंड शेल होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा RH की जगह RH आ गया, और ये 1/1 आ गया माइनस 1/4। अब 1/1 में से 1/4 माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी RH, और इसके साथ ये बन जाएगा 3/4। और इसको मैं उल्टा कर दूंगा, और ये क्योंकि हमारे पास ये बराबर है 1/λ के, तो लेमडा अगर मैं निकालना चाहूँ तो लेमडा बराबर हो जाएगी 4/3 RH के। सही है, सही है ना भाई, और क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ आई, ये सवाल है, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। यूजुअली आपको RH की मतलब वैल्यू निकालने को देते तो नहीं है, मतलब इस तरीके से सवाल नहीं देते कि आपको RH की वैल्यू डाल के पूरे एग्जैक्ट वेवलेंथ निकालनी पड़े, कुछ इस तरीके का सवाल देते हैं। अच्छा भाई अगर सेकंड होता है यहाँ पे लेमन सीरीज की सेकंड वेवलेंथ निकालनी है, तो फर्स्ट की जगह सेकंड होता है तो आप कौन सा शेल यूज करते हैं, फिर थर्ड शेल यूज करते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज पूछते हैं कि हमारे पास फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने बोला भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, या चलो शॉर्टेस्ट ले लो, चलो इसको लॉन्गेस्ट अभी लेते हैं क्योंकि उसका आंसर सेम आने वाला है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज क्या होगी, तो तुम्हें ये जहन में याद होना चाहिए कि E इक्वल्स टू HC/λ होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर मुझे मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी हुई ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसका मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस आने वाला है, मिनिमम एनर्जी आने वाली। और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब आता है, जो बिल्कुल एक शेल ऊपर वाले शेल से ही नीचे आता है। जब जितने ज्यादा ऊपर वाले शेल से आता रहेगा नीचे, तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल उससे ऊपर वाले शेल, यानी कि अगर वो सेकंड पे है तो थर्ड, थर्ड पे है तो फोर्थ। अब हमारे पास लेमन सीरीज की बात हो रही थी, वो फर्स्ट पे आएगा, ऐसे ही ना, फर्स्ट पे कहाँ से आएगा, बिल्कुल उसके ऊपर वाले शेल से, तो सेकंड से फर्स्ट पे आएगा। तो हमारे पास उस पॉइंट पर जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से आएगी, यही आएगी। अब उसमें आप RH की वैल्यू डालो तो हमारे पास एग्जैक्ट वेवलेंथ आ जाएगी, RH की वैल्यू तुम्हें याद होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हुई तो क्या करेंगे भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर हमारी बात करें तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे हमारे पास आ जाएगा, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुम्हें, अब तुम्हें ये चीज़ पता चल गया कि हमारे पास अगर इनवर्स का रिलेशन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, मैक्सिमम एनर्जी तब आएगी जब हमारे पास इन्फिनिटी से आ रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और जब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो रही होती है तो ये पूरी वैल्यू हो जाती है 0, यहाँ पर खत्म ही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो आंसर आ रहे होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने भी उस वक्त भी बताया था कि ये बॉस टॉपिक है, बॉस टॉपिक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इससे आते हैं, इसलिए मैंने करा के दिखा भी दिए। ठीक है, और इन सवाल में वो घुमा भी देते हैं अक्सर। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारे पास हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लिया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद हमारे पास आया था न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है हमारे पास बहुत आसान टॉपिक, मतलब आसान चैप्टर, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। एक तो आपसे सिंपली उससे ये सबसे पहला सवाल तो आपसे ये आ सकता है
कि भाई मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक सवाल है जो तुम अक्सर करते हो कि यूरेनियम के अंदर अगर ये यूरेनियम है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। 235 में से 92 को माइनस करो तो 143 बचेंगे, तो ये इसके न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरीके से आप एक सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल टॉपिक है ना वो आपका हाफ लाइफ का टॉपिक है। हाफ लाइफ का जो टॉपिक है ना सबसे ज़्यादा सवाल जो आने वाले हैं उसी से आने वाले हैं। हाफ लाइफ के टॉपिक से ही मेन सवाल आता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है। ये सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको मैं बोलूँगी आपको सिर्फ इतना टाइम है कि आप एक टॉपिक का रिवीजन कर लो तो ये टॉपिक है हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ से आपसे डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास एक सैंपल है जिसका 80 ग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है और उसकी हाफ लाइफ है 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ्स। तो बताओ 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स उसका कितना मास बचेगा। तो आप बोलोगे पहले क्योंकि अगर 6 महीने में उसकी एक हाफ लाइफ हो रही है तो हमारे पास 2 साल में 4 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी। तो 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, वो 80 से 40 होगा, 40 से 20 होगा और 20 के बाद क्योंकि एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद वो 10 हो जाएगा और 4 हाफ लाइफ के बाद वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ग्राम हमारे पास बचेगा। इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके के सवालात आएंगे आपके पास बिल्कुल बेसिक से। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 ओवर लेमडा। तो इस फॉर्मूले से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये दे दिया डीके कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि हाफ लाइफ बताओ। ये भी पूछ सकते हैं डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला यूनिट पूछ सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट आपसे पूछ सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है भाई। और हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस जो है वो कितने जो है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं। आपको पता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और हमारे पास जो है वो प्रोटॉन नंबर जो है वो ए से जेड से डिनोट होता है। एटॉमिक मास जो है वो ए से डिनोट होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिक बेसिक। और एक और टॉपिक है जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से कुछ खास सवाल नहीं आने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आएगा भी तो कोई इजी सवाल आएगा। तो तुम्हारी बुक में ये टॉपिक मौजूद होगा बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अगर नहीं है तो तुम अगर सिन बोर्ड के अलावा किसी और बुक के हो तो तुम जो है सिन बोर्ड की बुक पढ़ लो। उसके अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में 1-2 पेज के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई हमारे पास मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। मेरे अपने लेक्चर से देखना है, मेरे अपने लेक्चर में देख लो, मेरे अपने लेक्चर में भी ये मौजूद है, मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास तमाम टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब मसला करना तुम्हें ये है कि करना तुम्हें सिर्फ ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उनका 2-2 3 दिन 2-2 3 दिन 4-4 5-5 सवाल करो डिफरेंट डिफरेंट पास पेपर्स के उठा के और हमारे पोर्टल पे जो डले हुए उसके सवाल करो। और उसके बाद जो है बुक रीड करो, यूनिट्स याद रखो, डायमेंशन याद रखो, तुम्हारा काम सारा आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो लेक्चर ले लो, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ drfreeze.com पे, ठीक है। वहाँ जाओ तुम्हें मिल जाएगा सारा काम हमारा वहाँ पे डला हुआ है। पोर्टल्स पे एमसीक्यूज डले हुए, नोट्स डले हुए, क्विक रिवीजन के नोट्स डले हुए कि तुम एक सेकंड मतलब एक पेपर से थोड़ी देर पहले जो है वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तुम जो है वो आराम से जो है वो वेबसाइट पे जाके तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट। और एडमिशन हो जाए तो मैसेज कर देना हमें ताकि हमें पता चले हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है भाई। तो बाकी जितने अब तक एडमिशन करके जा चुके हैं वो तो मैसेज कर देना, तुम लोग भी कर लेना, ठीक है भाई। टाटा बाय बाय।